हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। और एज यू नो रिवाइज विद मी सीरीज चल रही है आपकी और जो बोर्ड एग्जाम तक चलती रहेगी। अभी हम रिवाइज विद मी सीरीज में एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट से मैंने पी ब्लॉक डीएफ तक करा दिए। अब आज आप करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू पर आ जाएंगे एंड सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे असर्शन वगैरह की और उसके बाद केस स्टडी की। हर चैप्टर की मैं हर पैटर्न आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एमसीक्यू को। तो जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि एक पेन कॉपी लेके रखिए। आंसर मेरे साथ जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन दूंगी तो उसके बाद आप वीडियो पॉज करेंगे एंड देन आंसर उसका लिखेंगे अपने पास सोच के उसका आंसर जो भी आपको लग रहा है एंड देन मेरे आंसर के साथ टैली करेंगे। और यदि कुछ भी उसमें आपको गलत है कि गलत लग रहा है कि आपका गलत हो गया है क्वेश्चन, वो आपने ठीक नहीं अटेम्प्ट किया है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे एंड देन उसके बाद उस पोर्शन को अच्छे से दोबारा प्रिपेयर करेंगे। इसलिए रिवीजन कराया जा रहा है बोर्ड तक आपको बार बार कि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो किसी भी तरह का मिसिंग ना रह जाए। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन ले लो एंड 10 में से वही 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से अपने आप को मार्क्स देते रहना और अपने रॉन्ग आंसर्स को चेक भी कर लेना कि कहाँ गलती कर रहे हो। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। द कॉम्प्लेक्स आयंस, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। इन दोनों को हम आपस में जो इनका कनेक्शन है वो हम क्या कहेंगे? ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, लिंकेज आइसोमर्स हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? तो होल्ड करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड देन आंसर लिखिए इसका अपने पास एंड मेरे साथ टैली करिए। ये हमारा तरीका है करने का एमसीक्यू क्वेश्चन को रिवाइज। तो सही आंसर है इसका बेटा लिंकेज आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर देखो तो अमोनिया जो है NH3 होल 5, यहाँ भी NH3 होल 5 है, लेकिन NO2 जो है यहाँ पर क्योंकि वो एम्बिडेंट लिगेंड है तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है ONO की फॉर्म में, मीन्स यहाँ लिंकेज नाइट्रोजन से है और यहाँ लिंकेज उसकी ऑक्सीजन से है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसकी बॉन्डिंग की जो सिचुएशन है, एलिमेंट जिससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट के साथ, वो चेंज हो गया है। एक में नाइट्रोजन से लिंकेज बना रहा है नाइट और एक में बना रहा है वो ऑक्सीजन से। सो दिस इज द लिंकेज आइसोमर एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक आपने ठीक किया होगा, 1 मार्क अपने आप को दे देना ठीक अटेम्प्ट किया है तो। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लैटिनम इन दिस कंपाउंड आर। प्लैटिनम की यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी होती है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की होती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो उसकी अंदर लिगेंड के साथ है। तो मैंने हिंट दे दिया है, अब जल्दी से सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो आई थिंक आपने आंसर टैली कर लिया, आंसर लिख लिया होगा। टैली करते हैं आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर जो है वो इसका डी है, 2 एंड 6। प्लेटिनम 2 इथाइल के साथ, इथाइल डायमीन के साथ, और क्योंकि ये बाइडेंटेट है तो ये 4 इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे टोटल। 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेंगे तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या आ रही है? 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो इसकी हो गई 6 और यदि हम इसका पूरा चार्ज निकालें तो इसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो 2 का चार्ज आएगा क्रॉस करके, दूसरे के आयन के साथ ये अपने आप को बैलेंस करेगा। तो पूरा जो प्लैटिनम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो 2 आ रहा है। इथाइलिन डाइअमीन 0 वैलेंसी का होता है, न्यूट्रल है, और क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो -2 हो गई। तो प्लैटिनम की जो वैलेंसी आएगी वो 2 आएगी, +2। इट मीन्स इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 2 है और सेकेंडरी वैलेंसी जो लिगेंड के साथ जुड़ के आ रही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से वो है 6। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया 2 एंड 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, इनमें से किस कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका आएगा? जल्दी से सोचिए आंसर एंड देन टैली करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी इसका आंसर। तो मैच करते हैं, आंसर क्या आ रहा है? इट्स आंसर इज सी, मींस निकेल का ये साइनाइड के साथ जो कंपाउंड बन रहा है वो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है। देखो बच्चों, ये सारे हैं टेट्रा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के ही कंपाउंड्स हैं निकेल के। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, 2 शेप्स अराइज होती है, टेट्राहेड्रल जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से आएगी, और एक आती है स्क्वायर प्लेनर जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से आती है। तो निकेल का जो साइनाइड के साथ इस कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से बन रहा है, दैट्स व्हाई इट विल शो द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायर प्लेनर। अदरवाइज ये सारे जो हैं, ये दोनों जो है वो टेट्राहेड्रल में आएंगे क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप मैंने क्लियर कर दिया होगा। बाकी आप यदि नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा मेरी एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following has magnesium as a central metal ion? इनकम्प्लीट सा है आगे क्वेश्चन, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है? तो राइट आंसर आई थिंक बायो वाले जो है वो तो फटाफट पकड़ लिया होगा उन्होंने। तो राइट आंसर है इसका ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल मेटल आयन होता है, और बाकी सब में तो अलग अलग हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना क्लोरोफिल, उसका सेंट्रल मेटल आयन है और एक ये कॉम्प्लेक्स है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, EDTA is used for the estimation of, EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं? एंड ये कॉम्प्लेक्स का नाम वैसे भी आपने सुना होगा, हेक्साडेंटेट होता है, चिलेटिंग इफेक्ट देता है, पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल है। तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है EDTA को? इससे क्या एस्टिमेट किया जाता है? सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस, कॉपर आयंस या सीजियम आयंस, या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। हम इससे क्या एस्टिमेट करते हैं? तो चलिए आंसर मिलाते हैं। इस आंसर इज डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हार्डनेस देते हैं, हार्ड वाटर बना देते हैं पानी को, उस हार्डनेस को एस्टिमेट किया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है EDTA से। तो EDTA जो है वो एक्चुअल में हमें वाटर का हार्डनेस बताता है कि कितना हार्ड है हमारा वाटर। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने आ गया। द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है कॉपर का अमोनिया के साथ एंड काउंटर आयन है यहाँ सल्फेट। इस कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन वाटर में क्या देगा? गिव द टेस्ट ऑफ कॉपर आयन, क्या वो कॉपर आयन का टेस्ट देगा? या गिव द टेस्ट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का टेस्ट देगा? या सल्फेट आयन की टेस्ट देगा ये, या फिर कोई भी टेस्ट नहीं दे सकता इनमें से पानी में आने के बाद? तो अच्छे से सोचिए, इनमें कॉपर सेंट्रल मेटल आयन है, अमोनिया लिगेंड है और सल्फेट जो है वो काउंटर आयन है। तो आंसर टैली करते हैं। आपने आंसर सोच लिया होगा। आंसर है इसका बेटा सल्फेट आयन, सी पार्ट। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? क्योंकि भाई जो काउंटर आयन होता है बाहर का, सल्फेट है जैसे यहाँ पर, कहीं भी जो भी कॉम्प्लेक्स में जो बाहर का काउंटर आयन होता है वही डिसोसिएट होकर पानी में आयनिक फॉर्म में आ जाता है, और बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो एक ही आयन की फॉर्म में रहता है, वो डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए उसे हम नॉन डिसोसिएटेड पार्ट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जो एंटाइटी है। तो कॉपर और अमोनिया तो टेस्ट दे नहीं सकते क्योंकि वो अभी आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, पानी में आने के बाद टूटे नहीं है वो आयन की फॉर्म में, और जब तक कोई भी कंपाउंड आयन की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता तब तक उसका टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ सिर्फ सल्फेट का टेस्ट हमें मिलने वाला है पानी में आने के बाद। और आई थिंक ये भी साथ साथ रिवाइज कर लीजिए, सल्फेट का टेस्ट क्या होता है।
सल्फेट का टेस्ट होता है जब हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं, देन इट गिव्स द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये टेस्ट की फॉर्म में भी आ जाता है कि ये टेस्ट है तो इसमें काउंटर आयन कौन सा है। चलिए 7th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। 6 क्वेश्चन तक मार्क्स देते जाइए अपने आप को 1 बाय 1 और जो गलत है उसे मार्क करते जाइए। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? ये है या ये या ये मैं पूरा नाम तो नहीं बोल रही हूँ। तो फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6 वाटर, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6 वाटर। यहाँ वैलेंसी चेंज हो रही है आयरन की दोनों में। एंड मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर एंड फेरस सल्फेट 7 वाटर। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट। ये आपने मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन भी की होगी मोहर सॉल्ट की KMnO4 के साथ। तो it is ferrous sulfate, ammonium sulfate and having the 6 molecule of water of crystallization। ठीक है, ये तो सीधा लर्निंग का मेथड पार्ट था जो आपको लर्न होना चाहिए थे। और ये डबल सॉल्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज अ डबल सॉल्ट। दो सॉल्ट के मिलने से बना है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज अ डबल सॉल्ट। तो आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। अब हम नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज, इसका नाम आपको बताना है, आईपैक नेम बताना है। इस कॉम्प्लेक्स का क्या आईपैक नेम होगा? जल्दी से बनाइए आईपैक नेम एंड देन आंसर टैली करिए। वैलेंसी वगैरह भी चेक करिएगा। वैलेंसी तो वैसे सब में 4 ही दे रखी है प्लेटिनम की, बाकी आपको नाम पूरा अच्छे से चेक करना। बाहर क्लोराइड ही पूरा एक जैसा दे रखा है, मेन आपको यहाँ से चेक करना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और सही आंसर है इसका सी पार्ट, ट्राई एमीन ब्रोमाइडो। 3 एमीन के हैं, ट्राई एमीन ब्रोमाइडो, ब्रोमीन लिखा हमने, फिर ब्रोमाइडो। नाइट NO2 का लिखा नाइट्राइटो, और यहाँ वैसे N भी लिखना है हमें, नाइट्राइटो N, क्योंकि N से लिंकेज है इसकी। एंड क्लोराइडो, और फिर बाहर आ गया प्लेटिनम लिखने के बाद वैलेंसी एंड बाहर आ गया क्लोराइड। ट्राई एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, क्लोराइडो पहले इसलिए लिया क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर देना है हमें। नाइट्राइटो, और यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर N लिखेंगे आप, नाइट्राइटो N प्लेटिनम। वो इन्होंने किसी में भी नहीं लिखा इसलिए आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज वैसे इस नाइट्राइटो जब भी लिखते हैं तो लिंकेज आइसोमर भी शो करते हैं, तो N भी लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी इन्होंने किसी में भी नहीं लिखा है तो चलेगा हमारे लिए आंसर, तो ठीक है, चारों में से हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज, निकेल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये कार्बन मोनोक्साइड के होल 4 है। मिलाएं आंसर। चलिए इसका सही आंसर है बी पार्ट, 4 है इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ये यहाँ पर मुझे लग रहा है चार्ज रह गया है लिखना, -4। 4 इज द वैलेंसी ऑफ निकेल इन दिस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर चार्ज लिखना रह गया है, मिसिंग है। चलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, 9th को काउंट मत करिए। 10th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 9 में से मार्क्स दीजिएगा अपने आप को। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपने पढ़ी है, वर्नर थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, क्या उन्होंने ये कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होती है? सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है? दोनों आयनाइजेबल हैं या दोनों ही अनआयनाइजेबल हैं? दोनों में से कोई भी आयनाइजेबल नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्नर थ्योरी स्टार्टिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। राइट आंसर इज ए। जो काउंटर आयन बाहर का होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा होता है कॉम्प्लेक्स से, वो आयनाइजेबल पार्ट होता है, पानी में डालते हुए आयंस की फॉर्म में ब्रेक होकर निकल जाता है। बाकी सेकेंडरी वाला जो पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे 9 क्वेश्चन काउंट कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। 9 क्वेश्चन में से अपने आप को नंबरिंग दे दीजिए एंड देन देख लीजिए कि कौन सा आपका गलत है, उस पार्ट को आपको अच्छे से फिर दोबारा रिवाइज करना है, और सॉल्यूशन जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से
सुनिए, 2 एक बार सुन लीजिए तो हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी रिवीजन को और आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अनअकैडमी के रिवाइज मैराथन से। सेकंड सीरीज है ये, पहले एक बार हो चुकी है। 5 दिन की ये सीरीज और लेके आए हैं 9 से 12th क्लास के लिए, जो आप देख सकते हो कि ये होने वाली है 16 जनवरी से 20 जनवरी तक, 5 दिन होगी लगातार, और एक-एक दिन एक सब्जेक्ट का रिवीजन प्रॉपर कराया जाएगा। टाइम टेबल मैं आपको शेड्यूल बता रही हूँ। ये 12th साइंस के लिए है, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो आप कहेंगे ये दोनों क्यों दे रहे हैं आप? अरे भई, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे हेल्प की ज़रूरत हो, उसे भी बता सकते हो, कॉमर्स में है या ह्यूमैनिटी में है। उसके साथ भी शेयर करो कि रिवीजन होने वाला है वहाँ पर 5 दिन लगातार, आप देखो। वैसे तो केमिस्ट्री का तो हम रिवीजन रेगुलर करा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी जो रिवीजन मिले वो आपको और अच्छे से कर लेना चाहिए। बेनिफिट ही होगा ना। ये 9th और 10th क्लास का है, कोई आपका भाई-बहन हो या कोई आपके घर में घर के साथ ही कोई रहता हो, वो उनको बता सकते हो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। 11th साइंस और ये कॉमर्स का है, टाइम टेबल 5 दिन के रिवीजन का, और इसका मेथड भी वही रहेगा जॉइन करने का कि आपको ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की, गोल सेलेक्ट करना है, जैसे कि रिवाइज़-अथॉन है तो उस गोल को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यदि उसमें लिंक से उसे खोलेंगे और एक इनवाइट कोड डालना पड़ेगा डीएसएल क्लासेस, यदि आपने अभी तक नहीं डाला है वहाँ पर तो। यदि डाल चुके हो तो वो एक बार आपका वहाँ पर सेटल हो चुका होगा। अब आपको बार-बार डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम वहाँ जॉइन कर रहे हो तो डीएसएल क्लासेस का इनवाइट कोड वहाँ पर डालना पड़ेगा। एंड देन लिंक से खोल के अपने आप को एनरोल कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कल, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट एमसीक्यू की फॉर्म में। टिल देन बाय। और हाँ, इवनिंग में जो आपकी दूसरी आने वाली है रिएजेंट केमिस्ट्री की, वो देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल है नॉलेज के लिए। ओके, बाय एवरीवन।